हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए के पार्ट फर्स्ट को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो डीएनए है या जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या बहुलक होते हैं, यानी कि हम डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि डीएनए का जो रासायनिक संगठन होता है या डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर या बहुलक होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट यानी कि फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना हुआ रहता है, और जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजनस बेस से एवं पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम डीएनए पार्ट सेकंड में इसी कंपोजिशन को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है, यानी ये तीन कंपोनेंट जो है वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। प्यूरिन्स मुख्यतः प्यूरिन्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। इसी प्रकार से जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन जो है वो पिरिमिडिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक द्विवलयित संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर दो रिंग आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें जो एक रिंग है, ये वाली जो फर्स्ट रिंग है, ये क्या है, पिरिमिडीन रिंग होती है। ठीक है, प्यूरिन में जो एक रिंग होती है वो पिरिमिडीन रिंग होती है, और जो दूसरी रिंग ये दिखाई दे रही है इसे इमेडेजोल रिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इमेडेजोल रिंग। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसकी एक रिंग पिरिमिडीन रिंग होती है और जो दूसरी रिंग होती है वो इमेडेजोल रिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर आप लोग नाइट्रोजन की पोजीशन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट में देख रहे हैं हम। फर्स्ट है नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट, के बाद यहाँ पे थर्ड में दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, थर्ड के बाद ये सेवन्थ में दिखाई दे रहा है और ये नाइन्थ में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको कि फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और नाइन्थ, इन पोजीशन पर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये नाइट्रोजनी क्षारक है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक वलयित संरचना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित है, यानी कि ये नाइट्रोजनी क्षारक है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। सेकंड हम देखते हैं शुगर। तो डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर होती है, यानी 5 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन युक्त शर्करा इसमें पाई जाती है। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन, सेकेंड कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो सेकेंड कार्बन पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है, इसी वजह से इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की संरचना में ये तीन चीज़ें शामिल रहती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट यानी फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको हमने पीछे समझ लिया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये तीनों आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं।
तो ये जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर हैं ये आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और वो बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी प्रकार से पेंटोज शुगर और फॉस्फेट आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में दो प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं, एक है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और दूसरा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बन रहा है और दूसरा जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बन रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है, जिसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन क्षारक हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं। तो प्यूरिन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी 9th पोजीशन के द्वारा जुड़ता है एवं पिरिमिडीन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी 3rd पोजीशन के द्वारा जुड़ता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकंड हम देखें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है, जो फॉस्फेट और शर्करा के बीच में बन रहा है, तो फॉस्फेट शर्करा के 5th कार्बन से जुड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो एक फॉस्फेट और 2 शर्करा के बीच में बनता है। ठीक है, फॉस्फेट एक शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा रहता है तो दूसरी शर्करा के 3रे कार्बन से जुड़ता है। यानी कि फॉस्फेट जो है वो बीच में स्थित होता है, उसके ऊपर की ओर जो शर्करा होती है यदि उसके 5वें कार्बन से जुड़ा है तो नीचे स्थित शर्करा के 3रे कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स एवं न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार से बनते हैं। तो हमको पता है कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो उनके आधार पर यहाँ पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स भी बनेंगे। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ जुड़कर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर हम पहला क्षारक एडिनिन ले रहे हैं, तो एडिनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़कर बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अब ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर बना देगा डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल जो कि न्यूक्लियोटाइड है। इसी प्रकार से दूसरा क्षारक है ग्वानिन। ग्वानिन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़कर डीऑक्सी ग्वानोसिन बनाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड है। ये फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर डीऑक्सी ग्वाडिनिलिक एसिड बनाएगा, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसी प्रकार से साइटोसिन क्षारक डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़कर डीऑक्सीसाइटिडीन बनाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये फास्फोरिक अम्ल के साथ संयुक्त होकर डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड बना रहा है जो न्यूक्लियोटाइड है। इसी प्रकार से जो 4th नाइट्रोजनी क्षारक है थायमीन, ये भी डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़कर डीऑक्सीथाइमिडीन बनाएगा जो कि न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक अम्ल के साथ संयुक्त हो जाएगा तो ये बना लेगा डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डीएनए के निर्माण में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं बेस पेयरिंग कैसे होती है, मतलब ये जो क्षारक हैं वो किस तरह से पेयर बनाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि डीएनए में एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। मतलब कि डीएनए में जब ये क्षारक युग्मन करते हैं तो एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ युग्मन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसके अंतर्गत हमने डीएनए के बारे में पढ़ा।